नमस्कार मित्रों, कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर आप सभी कॉम्टेरिया फैमिली का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस के फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, वर्ल्ड के इस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है कॉम्टेरिया फैमिली। कल हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसके बाद हमारा जो टॉपिक था कोरम गणपूर्ति, हम पढ़ रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसी स्टेट की वो संस्था होती है जो कि सरकार को चलाती है, जिसमें कि मुख्यमंत्री उसका मुखिया होता है मंत्रिपरिषद का, और जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति होते हैं प्रथम नागरिक, उसी तरह स्टेट के प्रथम नागरिक के रूप में और स्टेट के मुखिया के रूप में सीएम के ऊपर गवर्नर होते हैं। और गवर्नर की पावर्स क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली के परिप्रेक्ष्य में, विधेयक के परिप्रेक्ष्य में, धन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में, ये मैंने आपको बताया। हम पढ़ने जा रहे हैं कोरम के बारे में, गणपूर्ति। देखिए गणपूर्ति क्या है। संविधान के अनुच्छेद 189(3), संविधान के अनुच्छेद 189(3) में, संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल उपबंध न करे तब तक अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य, मिनिमम संख्या इसे क्या है, 10 सदस्य हों, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या या 10 सदस्य, इनमें से दोनों में से जो भी अधिक हो, इसकी आवश्यकता होती है। और इस गणपूर्ति के अभाव में सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है जब तक कि गणपूर्ति की रीति पूरी ना हो जाए। तो ये था आपका कोरम। 1/10 सदस्य हों या सदन के सदस्यों की कुल संख्या, इस तरीके से ये गणपूर्ति का जो है प्राविधान है, संविधान के अनुच्छेद 189(3) में किया गया है कोरम का प्राविधान। और विशेषाधिकार क्या है विधानमंडल के, विधानमंडल के विशेषाधिकार। विधानमंडल के विशेषाधिकार में सबसे पहले है कार्यवाही चलाने का अधिकार। पहला अधिकार है विधानमंडल के विशेषाधिकार में, विधानमंडल के पास विशेषाधिकार होते हैं, स्पेशल पावर्स। तो पहला अधिकार है कार्यवाही चलाने का अधिकार। दूसरा अधिकार है बहस और कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार। बाहरी सदस्यों को दंड देने का अधिकार। बहस व कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, या बाहरी सदस्यों को दंड देने का अधिकार भी इसके विशेषाधिकार में आता है विधानमंडल के। और बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार। जैसे कोई सदन में बाहरी व्यक्ति है तो बाहरी व्यक्ति को सदन से निकालने का अधिकार। बाहरी व्यक्ति को सदन से निकालने का अधिकार भी विधानमंडल के विशेषाधिकार में आता है। और क्या है, अपने विधानमंडल के परिसर के भीतर सभी मामलों को विनियमित करने का अधिकार। मतलब अपने कैंपस के अंदर ऑल मैटर्स रेगुलेशन पावर्स, रेगुलेट करना, हर तरह के विनियमन का अधिकार, हर प्रकार के मामलों को विनियमित करने का अधिकार भी विधानमंडल के विशेषाधिकार में आता है। विधानमंडल के विशेषाधिकार में आता है।
साधारण वारंट द्वारा गिरफ्तारी का विशेषाधिकार। और साधारण वारंट जारी करके गिरफ्तार भी कर सकता है। विधानमंडल क्या कर सकता है? साधारण वारंट जारी कर गिरफ्तार करने का भी अधिकार विधानमंडल के विशेषाधिकार में आता है। और इसके पर्सनल पावर्स क्या हैं? विधानमंडल के पर्सनल पावर्स क्या हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ये तो स्पेशल पावर्स थे। विधानमंडल के व्यक्तिगत अधिकार क्या है? विधानमंडल के व्यक्तिगत अधिकारों में सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति का विशेषाधिकार। सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति का विशेषाधिकार, मुक्त करा सकते हैं ये। और गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। सजा चलने के समय गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता का भी अधिकार है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार है इनके पास। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। सजा के दौरान गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता का भी अधिकार है। मतलब ये सदस्य जो होंगे इनके, ये गवाह के रूप में अगर हैं तो वो उपस्थित होने से भी स्वतंत्र हो सकते हैं उस समय, जबकि वो कार्रवाई में शामिल हो, ऐसा दिखाकर ये विशेषाधिकार का, व्यक्तिगत अधिकार का प्रयोग कर सकता है विधानमंडल। कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल पर सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाओं का दौर जारी है। डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स इन स्टेट। कौन कौन से फंड्स होते हैं? राज्य की निधि में कौन कौन से फंड होते हैं, कौन कौन सी निधियां होती हैं विभिन्न प्रकार की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राज्यों की विभिन्न प्रकार की निधियां क्या हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फंड इन स्टेट। तो सबसे पहला है कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड, इसको बोलते हैं राज्य की संचित निधि। कौन कौन सा फंड होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स इन स्टेट में सबसे पहला है कंसोलिडेटेड फंड इन स्टेट, फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि। और दूसरा फंड जो है, और निधियों में देखिए अनुच्छेद 256 में, इसका आर्टिकल 256 में बताया गया है इसके बारे में। आर्टिकल 256 में बताया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व, राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व, रेवेन्यूज, ऑल रेवेन्यूज एंड ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन, ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन। ये सब राज्य की संचित निधि में, राज्य की संचित निधि में माना जाएगा। आर्टिकल 256 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स इन स्टेट में सबसे पहले है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो कि राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि जो कि आर्टिकल 256 में, आर्टिकल 256 के तहत इसका प्रावधान है। और राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली सभी ऋण अदायगियां और सभी प्रकार के रेवेन्यूज इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके बाद जो दूसरा होता है विधानमंडल द्वारा, विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक, विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक या अनुपूरक अनुदान, ये भी एक प्रकार का फंड है। राज्य विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम पारित करने पर इसे राज्य सरकार पैसा निकाल सकती है। इसको पारित करने के बाद राज्य सरकार इस निधि का पैसा निकाल सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक या अनुपूरक अनुदान का पैसा इस अधिनियम को पारित करके संचित निधि का पैसा सरकार निकाल सकती है। और दूसरा जो है बॉडी स्टेट में, वो क्या काम करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से फंड, टाइप ऑफ फंड है, कौन कौन से टाइप ऑफ फंड है आपके स्टेट में। राज्य का लोक लेखा, राज्य का लोक लेखा, राज्य का लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट, ये भी देखिए एक तरह का है पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट, पब्लिक का अकाउंट जो होता है, राज्य का लोक लेखा। अनुच्छेद 256, आर्टिकल 256 में इसका प्राविधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 256 में राज्य की लोक लेखा का प्राविधान किया गया है। इसके तहत राज्य की संचित निधि में शामिल राशियों के अलावा, जैसे कि ऋण है, अदायगी है और राजस्व, इसके अलावा सभी सार्वजनिक, इसको छोड़कर जितने भी सार्वजनिक, यानी कि ऋण अदायगी और रेवेन्यू को छोड़ने के बाद जितने भी इसके अलावा राशियां होती हैं, सार्वजनिक राशियां होती हैं, तो देखिए उसको छोड़ने के बाद सार्वजनिक राशि संचित निधि के अलावा, संचित निधि के अलावा, देखिए कॉमा लगा है, सार्वजनिक राशियां जो कि संचित निधि के अंतर्गत नहीं आती हैं, वो सारे जो भी सार्वजनिक राशि है वो होगी राज्य का लोक लेखा। खाते से धन निकालने के लिए सरकार को विधानमंडल के मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। अब जब खाते से आप पैसा निकालेंगे तो सरकार को, राज्य सरकार को विधानमंडल से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस खाते से पैसा निकालने के लिए राज्य सरकार को विधानमंडल की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो तीसरे प्रकार का फंड है, फंड ऑफ स्टेट है, वो होता है इमरजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। यह भी पीसेस के फॉर्म लाइव है 10 जनवरी से
फरवरी के प्रथम सप्ताह तक भरे जाएंगे। 8 या 9 फरवरी तक उसकी लास्ट डेट है। एमपीपीएस जो भी विद्यार्थियों को अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दें। उसमें स्टेट सर्विसेज एग्जाम और स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम के कंबाइंड फॉर्म भी आते हैं और इंडिविजुअल फॉर्म भी आते हैं। एक ही पोर्टल mpsconline.in के द्वारा वो फॉर्म भरा जा रहा है एमपीपीएस का। जो भी इच्छुक विद्यार्थी हो वो MPSSE के नाम से भरेंगे तो एमपीपीएस का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इसमें जो उम्र है पुलिस सेवा के लिए 33 साल और प्रशासनिक सेवा के लिए 40 साल, भारत के सभी नागरिकों के लिए। और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए शायद कुछ और भी उसमें छूट है उम्र में, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 33 साल तक आप पुलिस सेवा में, जेलर में और डीएसपी के लिए, ये सब पोस्टों के लिए, और 40 साल तक आप प्रशासनिक सेवा के लिए वहां फॉर्म भर सकते हैं। और फॉरेस्ट्री के लिए साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स जो भी रिलेटेड और एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट से जो पढ़े हैं उनके लिए स्टेट फॉरेस्ट्री सर्विसेज का भी फॉर्म एमपी पे निकला है। वो एक ही फॉर्म से फिलअप होगा, उसमें चॉइस आपको लॉक करनी होगी एक ही एग्जामिनेशन फीस में। अगर आप बोथ अप्लाई करेंगे तो एसएससी और एसएफएस दोनों अप्लाई होगा, नहीं तो इंडिविजुअल अगर एसएफएस भरना है तो एसएफएस भरिए और एसएसई एग्जाम भरना है पीसीएस का तो एसएससी एग्जाम आप एमपी ऑनलाइन वेबसाइट पर एमपीपीएससी ऑनलाइन पे अप्लाई कर सकते हैं। राज्य की आकस्मिकता निधि, राज्य की आकस्मिकता निधि, इमरजेंसी फंड ऑफ स्टेट, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, फंड ऑफ स्टेट, contingency fund of state stated that article 267 आर्टिकल 267 में प्राविधान है राज्य की आकस्मिकता निधि या कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट की, जो कि संविधान के अनुच्छेद 267 में इसका वर्णन किया गया है। किसी आकस्मिक खर्च के लिए प्रयोग की जाने वाली निधि, किसी आकस्मिक खर्च, राज्य में किसी प्रकार का आकस्मिक खर्च आएगा, आकस्मिक खर्च में प्रयोग किया जाता है। इस निधि का, इस फंड का इस्तेमाल कहां किया जाता है? राज्य किसी आकस्मिक खर्च कोई आ गया एकाएक से, उसके लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट का यूज हम करते हैं। राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार का वित्त सचिव इसका कार्य करता है। ये वित्त सचिव, राज्य का वित्त सचिव अनुमोदित करता है, तब ये कंटिजेंसी फंड रिलीज होता है स्टेट में। The contingency fund of the state stated in the article 267 of Indian Constitution, the contingency or emergency fund of the state, in the case of any emergency purpose in state, it will use, and the finance secretary appointed by the governor of the state have powers, have signed for कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। इसको सीएम नहीं निकाल सकता, इसके राज्य के वित्त सचिव की साइन की जरूरत पड़ती है और राज्यपाल के परामर्श की आवश्यकता के बाद ही यह फंड राज्य का वित्त सचिव जो नियुक्त किया जाता है आपके राज्य के राज्यपाल महामहिम द्वारा, वही इस फंड का उत्तरदायी होता है। उसके साइन से ही यह फंड, कंटिजेंसी फंड रिलीज होता है। कि किसी अति आवश्यक आकस्मिक जरूरत के लिए ही राज्य सरकार इसको यूज करती है। विधानमंडल में देखिए
कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल आप सभी कॉम्पटेरिया फैमिली के समक्ष इस प्रकार के वीडियोस इसलिए लेकर आ रहा है कि क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन द एग्जामिनेशन हॉल व्हेन द स्टूडेंट कंफ्यूज्ड, यार मैंने ये तो नहीं पढ़ा, ये टॉपिक थोड़ा सा वीक पड़ गया, इसको हमने कम पढ़ा, तो इसके लिए हम रिवाइज करा रहे हैं आपको किस किस पॉइंट से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। मैं उन्हीं पॉइंट्स को फोकस करूंगा और मैं चूंकि सिविल एस्पिरेंट रहा हूं, एसएससी, बीएसएससी, ट्रिपल एससी पेट एस्पिरेंट भी रहा हूं और टीचर भर्ती एस्पिरेंट भी रहा हूं, तो मुझे थोड़ा अनुभव है किस तरीके से क्या फीलिंग होती है स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की, कि जब उनको बहुत बुरा लगता है कि जब यूपी पीसीएस के पेपर में, एमपी पीसीएस के पेपर में, झारखंड पीसीएस के पेपर में और बिहार पीसीएस के बीपीएससी के पेपर में विद्यार्थी सोचता है कि यार ये ABCDE वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा सही है, वहां कंफ्यूज होता है। वहां उस टॉपिक को अगर वीकनेस से वो पढ़ा हुआ है, पूरी शिद्दत से नहीं पढ़ा हुआ अगर उस टॉपिक को, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और 1-2 नंबर से चयन से बाहर हो जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को जिस पर कि हमेशा कंफ्यूज होते हैं हमारे एस्पिरेंट्स, उन सारे टॉपिकों का ये संग्रहण लेकर आया आपके समक्ष कॉम्पटेरिया। विश्व में पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा का प्रसार एवं प्रसार करने के लिए कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल कटिबद्ध है। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, और सभी पढ़े सभी बड़े के महत्वपूर्ण उद्बोधन के साथ निरंतर परिश्रम करता कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल आप सभी विद्यार्थियों का कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आइए टॉपिक पे हम फोकस करते हैं, विधानमंडल में मंत्रियों एवं महाधिवक्ता अधिकार। मंत्रियों व महाधिवक्ता के अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 170 आर्टिकल 177 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 127 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and article 94(4) and article 94(4) of Indian Constitution stated that मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार का प्रावधान है, the powers of have or exist, the powers of ministers and solicitor जनरल। राज्य के महाधिवक्ता के अधिकार और विधानमंडल के मंत्रियों के अधिकार संविधान का आर्टिकल 177, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 177 and the Indian Constitution article of 94(4) stated that they have powers exist in the मिनिस्टर्स एंड सॉलिसिटर जनरल। राज्य के महाधिवक्ता और विधानमंडल के महाधिवक्ता और विधानमंडल के मंत्रियों के अधिकारों को डिस्क्राइब करता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94(4) क्या कहता है, ये बताता है कि विधानमंडल के मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार क्या है। महाधिवक्ता किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। महाधिवक्ता किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन देखिए यहां पे टर्निंग पॉइंट है। राज्य का महाधिवक्ता किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है यदि किसी समिति का सदस्य है, यदि किसी समिति का सदस्य है तो उसमें भी भाग ले सकता है, उसमें भी भाग लेगा। मतलब कि राज्य के महाधिवक्ता को पावर्स होती है कि वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, और यदि किसी समिति का सदस्य है तो
तो उसमें भी राज्य की समिति में वो भाग ले सकता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। बट नॉट हैव पावर्स टू वोट। महाधिवक्ता को वोटिंग का अधिकार नहीं है, मत नहीं दे सकते हैं। किसी समिति के सदस्य हैं, राज्य विधानमंडल समिति के, तो भाग ले सकते हैं, या राज्य विधानसभा के, और किसी भी सदन की कार्रवाई में राज्य के महाधिवक्ता भाग ले सकते हैं, लेकिन वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन विचारों को प्रकट कर सकते हैं। शेयर ओन आइडियाज, अपने आइडियाज को, अपने विचारों को, अपने आदर्शों को, अपने वाक्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की वोटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। सदन की वोटिंग चल रही है, इस पार्टी को 16 वोट मिला, उस पार्टी को 16 वोट मिला, ये नहीं कि ये महाधिवक्ता किसी को वोट दे देंगे तो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी प्रकार के मतदान में भाग सदन में नहीं ले सकते हैं। राज्य के महाधिवक्ता और विधानमंडल के, राज्य के मंत्रियों, मंत्रिपरिषद के कार्यों के बारे में बड़ी सटीक और संक्षिप्त चर्चा परिचर्चाओं को हमने यहां पर डिस्कस किया, बहुत ही तेजी से, ज्यादा समय भी हमने नहीं लगाया। कैसा लगता है आपको लेक्चर? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लेक्चर को और भी रोचक बनाने की कोशिश की जा रही है, किस प्रकार से इसमें और मसाला डाला जाए और रोचक हो, ताकि विद्यार्थियों का एक्सपीरियंस का फोकस इस लेक्चर की तरफ आए और वो ध्यान लगाए और जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या क्या कमियां क्वेश्चंस में वो करते हैं, जो कि रिलेटेड कंसर्न टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस में क्या क्या गलतियां विद्यार्थी करते हैं, उस चीजों को आपको पता करना है, उन चीजों को आपको समझना है कि हमेशा अक्सर क्या गलतियां हो जाती हैं, कौन से टॉपिक वीकनेस की तरफ पहुंच जाते हैं कि जब हम किसी एग्जामिनेशन को ट्रैक करते हैं, कौन से टॉपिक हम कम पढ़ते हैं, किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। इसी चर्चाओं पर चर्चाओं का महादौर स्टार्ट किया है कॉम्टेरिया। और मंत्री किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, जो इनका मंत्री होता है किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। सदन की कार्यवाहियों में मंत्री भाग लेता है, जैसा कि आपने देखा है, भाग लेता है। सदन की कार्यवाही में मंत्री भाग लेता है, लेकिन मतदान, वोटिंग उसी सदन में करेगा जिसका वो सदस्य है, लेकिन वह मतदान उसी सदन में करेगा जिसका वह सदस्य है। सदन की कार्यवाही में मंत्री भाग लेता है, लेगा, लेकिन वो मतदान उसी सदन में करेगा जिसका वह सदस्य है। मतदान उसी सदन में करेगा जिसका वह मंत्री सदस्य है। आपको कॉम्टेरिया लेक्चर्स के ये पैटर्न्स कैसे लगते हैं कि जो हम क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर द ऑल एक्सपीरियंस चला रहे हैं, ये स्पेशल सीरीज, तो बताइएगा जरूर कि वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट की क्या जरूरत है। कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वीडियो में क्या कमी है और क्या अपेक्षा है वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट की। कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल विद्यार्थियों के हित के लिए नित्य नियमित प्रयासरत है और पूरे विश्व में मुक्त शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है। बने रहे, जमे रहे आपके अपने एजुकेशन चैनल कॉम्टेरिया पर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर करें, वीडियो अगर और अच्छा लगे तो कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें, जमे रहें और इसी तरह से स्नेह बनाए रखें। आप सभी लोग को कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक और महत्वपूर्ण
लेक्चर के साथ फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होगा काउंटेरिया एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।